नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। तो स्वागत है आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग के अंतर्गत और कितना से कितना आर्टिकल के बीच में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या ये न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं है, और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनके सोर्सेज क्या है, कहाँ से इनको लेने का विचार आया, और ये डीपीएसपी जो है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो ये सारी जानकारी हम लोग आज के इस क्लास के अंदर में जानेंगे। और क्लास के ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, तो उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं वन बाय वन करके एक एक स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51 तक में। इसका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जितना भी चीज़ मैं बताऊंगा वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न बन के आता है, ठीक है। ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि डीपीएसपी जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी कि वाद योग्य नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। डीपीएसपी का विचार जो है आयरलैंड से लिया गया, यानी कि डीपीएसपी जो है बोल सकते हैं कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य जैसा कि मैंने अभी बताया सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, दूसरा गांधीवादी तत्व, और तीसरा जो है उदार वैचारिक तत्व। तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के अंतर्गत जो है कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय के अंतर्गत आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 47 आते हैं। उसी तरीके से गांधीवादी तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो 40, 43, 46, 47 और 48 जो है ये सभी गांधीवादी तत्व के अंतर्गत आते हैं। और उदार वैचारिक तत्व की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो 44, 45, 48, 49, 50 और 51 जो है ये सभी आर्टिकल उदार वैचारिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक आर्टिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, यानी कि इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। उसका पहला भाग है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 47 आते हैं। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 38 जो है ये बोलता है, अनुच्छेद 38 के अनुसार जो है इसमें कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात कही गई है, अर्थात सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी। आर्टिकल 38 में क्या है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि से तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी। जैसे कि राशन कार्ड जो है जारी किया जाता है, राशन कार्ड, तो ये आर्टिकल 38 के अंतर्गत। आर्टिकल 39 की बात करें, यानी कि अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 जो है समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों के उचित वर्णन की बात करता है। अनुच्छेद 39 किस चीज़ की बात करता है? तो समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों के उचित वितरण की बात करता है।
यानी कि सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये समान न्याय की बात करता है, आजीविका और समान वेतन की बात करता है। कौन? आर्टिकल 39 राज्य जो है बालकों का स्वस्थ एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराएगी। किसके अंतर्गत? 39 के अंतर्गत। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 जो है, अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में जो है सरकारी सहायता प्राप्त करना। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत क्या आता है? कुछ दशाओं में जो है सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनुच्छेद 41 के जो है अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, या इसे बोल सकते हैं काम का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 क्या कहता है? तो ये कहता है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने अभी बोला कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, इसके कहने से तात्पर्य है कि जैसे कि गर्भवती महिला है तो उसके द्वारा जो है कठोर शारीरिक श्रम नहीं कराया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत की गई है? तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत की गई है। यानी कि इसे बोल सकते हैं कि मानवीय कार्य की परिस्थितियां या मातृत्व अवकाश की बात किसके अंतर्गत होगी? तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत होगी, यानी कि अनुच्छेद 42 के अंतर्गत होगी। अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चलाया जा सके। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत क्या आता है? तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, इसका मतलब कि इतना वेतन दिया जाए ताकि परिवार चलाया जा सके। यानी कि कुटीर उद्योग की भी बात इसी के अंतर्गत आती है। किसके? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत बोला जा सकता है कि श्रमिकों को जीवन यापन योग्य मजदूरी की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 43 में की गई है। और इसके अंतर्गत एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 47, जिसमें कि कहा गया है सरकार जो है पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई पर एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। यानी कि इसके अंतर्गत किस चीज़ की बात की गई है? तो इसके अंतर्गत की बात की गई है पोषायुक्त आहार, पोषायुक्त आहार एवं पोषायुक्त आहार की बात की गई है एवं नशीली दवाइयों पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, नशीली दवाई एवं शराब पर। किसमें? अनुच्छेद 47 में। ठीक है, तो इसको बोला जा सकता है पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुधार की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 47 में बात की गई है इसकी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के अंतर्गत ये आते हैं। अभी मैंने बताया कि डीपीएसपी को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं गांधीवादी तत्व। तो अभी हम लोगों ने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पढ़ा, जिसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और 47। अगला है गांधीवादी तत्व, और गांधीवादी तत्व के अंतर्गत आता है आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। उसी तरीके से अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की बात की गई है। ये भी गांधीवादी तत्व के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 46 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 46 जो है इसमें SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्गों की उन्नति की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 46 में, यानी कि आर्टिकल 46 में की गई है। आर्टिकल 47 अभी मैंने बताया पीछे, मद्य निषेध और स्वास्थ्य सुधार की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 47 में की गई है। यानी कि अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है अभी मैंने बताया पीछे, ये उसके अंतर्गत भी आता है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के अंतर्गत भी आता है ये, और ये गांधीवादी तत्व के अंतर्गत भी आता है। तो 47 में कहा गया है कि सरकार जो है पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। कैसा? पोषायुक्त आहार जो है उपलब्ध कराएगी। और नशीली दवाइयों पर क्या है? प्रतिबंध है। नशीली दवाओं पर जो है, नशीली दवाओं और शराब पर क्या किया गया है? इसके अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि बोला गया है कि सरकार जो है नशीली दवाइयों एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। और गांधीवादी तत्व के अंतर्गत एक और आता है आर्टिकल अनुच्छेद 48, जिसमें गौवंश के संरक्षण की बात की गई है। इसमें जो है अनुच्छेद 48 में जो है गौवंश की, यानी कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि की बात कही गई है, तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है। गौवंश का संरक्षण से तात्पर्य है, कहने का मतलब है कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 48 में। कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि इसकी बात की गई है। और बोला गया है दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक की बात की गई है। दुधारू पशुओं की हत्या पर क्या किया गया है? प्रतिबंध की बात की गई है। तो ये जितने भी आर्टिकल है अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48, ये सभी गांधीवादी तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला है उदार वैचारिक तत्व। उदार वैचारिक तत्व, तो उदार वैचारिक तत्व के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51। ये किसके अंतर्गत आता है? तो उदार वैचारिक तत्व के अंतर्गत आता है। 44, 45, 48, 49, 50 और 51। तो आर्टिकल 44 जो है ये क्या बात करता है? तो ये बात करता है समान सिविल संहिता की। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? समान सिविल संहिता की बात करता है। दैट मीन्स कि सभी धर्मों के लिए जो है विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां जो है अलग हों। समान सिविल संहिता का कहने का तात्पर्य क्या है? कि सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें जो है समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां जो है अलग हो। ये किसमें इसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। भारत का एकमात्र राज्य है गोवा। भारत का जो एकमात्र राज्य है गोवा, जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 45। इसमें क्या बात की गई है? तो आर्टिकल 45 में बात कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है सरकार की जिम्मेदारी है, तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कि शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना करके 21 के क में 86वें संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है इसको। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है किसमें? आर्टिकल 45 में। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसे मूल अधिकार बना करके आर्टिकल 21 के क में जोड़ा गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत
इसको जोड़ा गया है। अगले आर्टिकल की बात करें तो अगला आर्टिकल है 48 यानी कि 48, और इसमें जो है बात किया गया है कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण। अभी मैंने बताया कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। और ये जो है गांधीवादी विचार के गांधीवादी तत्व के अंतर्गत भी आता है और उदार वैचारिक तत्व के अंतर्गत भी आता है। उदार वैचारिक तत्व के अंतर्गत अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 39, जिसमें राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है। दैट मीन्स कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अगला आर्टिकल है 50। आर्टिकल 50 जो है इसके अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है। और अगला अनुच्छेद और अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, और इसके अंतर्गत जो है इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझा देना, इसी अनुच्छेद के तहत जो है भारत यूएनओ का सदस्य बना है। तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा जो है सुलझा देना इसके अंतर्गत आता है। यानी कि कुल मिला जुला के कही जा सकती है बात कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी जो है सरकार को नीति निर्माण में जो है मार्गदर्शन देते हैं। ये भारत को कल्याणकारी राज्य की ओर ले करके जाते हैं। नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान करने का ये आधार देते हैं। तो इसका मेन महत्व यही है डीपीएसपी का। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय होता है, जबकि डीपीएसपी जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं सरकार हेतु ये मार्गदर्शन का काम करते हैं, और दोनों मिलकर के भारत को लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करना नहीं भूलिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, आपको सारी जानकारी कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।